नीट का एक पेपर लीक हुआ था। जब साइबर क्राइम ही नहीं रुक पा रहा है तो आपको क्या लगता है सीबीटी की टेस्ट में यहाँ पे आप ये चीटिंग नहीं होगी? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये इस्तीफा दें। सबको लग रहा था कि वॉर हो सकती है। ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आया कि हमने खत्म करा दी, हमने मोदी जी को बोला खत्म करो, कर दिया। मंत्री साहब ने इथेनॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स करके 20% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर ऐड करवा दिया। हमारे को फायदा कहाँ हुआ? तो लोगों की जो आम जनता की धारणा है वो तो ये है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। आपने कैसा भी कर्म कर रखा हो, आप चले जाओ, कर्म धुल जाएंगे। गंगा से बड़ा जो है वो बीजेपी को माना जा रहा है। आजकल की जो पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम तो एंटी नेशनल हो जाते हैं। या तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाओ या तो आप जेल जाओ। नमस्कार, वेलकम टू द ग्रे एरियाज। तो आज है हमारे साथ गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी जो हैं ये बीजेपी में स्पोक्स पर्सन है। होपफुली आगे चल के आप इनको देखेंगे किसी अच्छे पद पे। तो गौरव मिश्रा जी से बात करते हैं। बीजेपी से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उस टाइम पे चल रहे हैं मार्केट में या आप कह लो सोशल मीडिया पे, और कोई जवाब नहीं दे रहा। हो सकता है आज सोशल मीडिया का जितना भी क्वेश्चन है उनके जवाब जो है हम गौरव मिश्रा जी से ले लें। तो मिलते हैं मिश्रा जी से। वेलकम मिश्रा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका आने का। धन्यवाद आपको भी और आपके इस अनोखे प्रयास को भी। आप नए नए दर्शकों से जुड़ रहे हैं, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मिश्रा जी, जैसे बीजेपी में आप बहुत साल हो गए आपको, 1-2 साल की बात नहीं है, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं। जी बनारस से हैं आप, जी तो यूपी की पॉलिटिक्स आपने बहुत देखी है, आप सेंटर में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो सेंटर की पॉलिटिक्स भी आप देख रहे हैं। और इतने साल बिताने के बाद बीजेपी में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, जैसे अभी नीट का एक पेपर लीक हुआ था। तो नीट पेपर लीक पे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो ये लूप होल है, जिसका यूज़ किया जाता है, और उसके बाद अभी जनता जो है, जो बच्चे हैं, जो जिनको इश्यू हुआ है इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, सबसे बड़ी बात है जब आप पेपर देने जाते हैं, जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, पेपर देने जाते हैं तो उनके कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं, उनकी ज़िपें फाड़ दी जाती हैं उनको चेक करने के लिए। और इंटरनल जो चीज़ें हैं उनको कोई चेक नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है। तो इसका क्या एक इश्यू है जिसको सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है या करना नहीं चाह रहे हैं? क्या कारण है? देखिए दीपक जी, ये बात सही है कि इस तरह के लूप होल्स हैं, और लेकिन ये बात सही नहीं है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस तरह के नेक्सस का पटाक्षेप हो रहा है। लगातार वो पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और एनटीए जो भी परीक्षाओं को आयोजित कराता है, उसमें कहीं न कहीं एक शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और नकल माफिया और पेपर लीक माफिया और कहीं न कहीं अधिकारियों का भी एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका था कि इस इकोसिस्टम को ब्रेक करना किसी भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर थी। स्वाभाविक है, ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, अपना पूरे मनोयोग से पढ़ाई करते हैं, उनके साथ धोखा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, पेपर लीक पकड़े जा रहे हैं, पहले पकड़े भी नहीं जाते थे। और अब यह स्थिति आ गई है कि पूरे परीक्षा व्यवस्था में ही एक व्यापक परिवर्तन करने पर भारत सरकार विचार कर रही है और परिवर्तन लाएगी। हम ये नहीं कहते कि कोई भी परिवर्तन अंतिम परिवर्तन है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। और जो भी आप देखते होंगे, चाहे मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें बग्स आते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उसका सुधार होता है, उसी प्रकार से ये प्रक्रिया, इसका ये निरंतर इस सुधार प्रक्रिया से गुजरेगा और मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो जाएगी। क्योंकि भारत का परीक्षा व्यवस्था जो है बहुत विस्तार है, बहुत विस्तृत है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। तो उसमें लूपहोल्स के चांसेस बहुत जगह से रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि नीयत क्या है। पिछली सरकारों में कहीं न कहीं संगठित इस तरह के अपराध के प्रति नीयत साफ नहीं थी, या उसके वो हिस्सेदार रहे होंगे, पार्टनरशिप रही होगी उनकी। लेकिन ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बहुत कड़ी कार्रवाई इन तरह के माफियाओं के ऊपर हुआ है। मिश्रा जी, जैसे अभी नीट वाले पे ही अगर मैं बात करता हूँ, जो हम अभी वही बात कर रहे हैं, तो एक्शन क्या है सर? अभी बीजेपी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई सख्त कानून ना तो ये बनाना चाह रही है, ना बन रहा है। चाह रही है मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अभी तक तो नहीं बन रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक तो शायद नहीं सोचा गया है। दूसरा, इस पे कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जैसे एनटीए के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाए, उसके डायरेक्टर हैं, उन्हें कुछ किया जाए। जो लोग पकड़े गए हैं, उन पे ऐसा कुछ कानून होना चाहिए, ऐसा कुछ एक्शन होना चाहिए, जिससे आगे चल के ये चीज़ें ना हो। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का जो अभी जो बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन हम कर देंगे, सीबीटी टेस्ट के हिसाब से अब हम करेंगे। और ईज़ी हो जाएगा ये करना। आप तो एक ग्रुप बिठा दो एक अलग रूम में, वो करा लो आप चीटिंग। जब आप साइबर क्राइम को नहीं कर पा रहे हो,
आप साइबर क्राइम इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, अमाउंट छोटे-छोटे होते हैं जो बड़े आगे चल के बहुत बड़े हो जाते हैं, उस पे कोई एक्शन नहीं होता है। जब साइबर क्राइम ही नहीं रुक पा रहा है, तो आपको क्या लगता है सीबीटी के टेस्ट में यहाँ पे आप ये चीटिंग नहीं होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं है कि भारत सरकार इस दिशा में कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। नीट की जो परीक्षा लीक हुई, उससे संबंधित जो लोग थे, उन सबको आज ट्रेस किया जा चुका है। वो शिकंजे में हैं, गिरफ्तार हैं और इस पूरे सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो प्रोफ़ेसर रहे हों, चाहे वो एनटीए के कर्मचारी रहे हों या फिर और भी जो नाम आ रहे हैं, आप देखें जो भी पूरे सीक्वेंस में जितने लोग हैं, वो सारे पकड़े गए। तो नीयत बहुत साफ है, स्पष्ट है कि सरकार किसी भी तरह का लेवरेज देने के लिए इन लोगों को तैयार नहीं है। हाँ, हम ये मानते हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो दंड होना चाहिए, वो पर्याप्त नहीं है। यदि फांसी पर भी चढ़ाया जाए, तो वो दंड छोटा है, क्योंकि ये नौनिहालों की, किशोरों की, हजारों लाखों की संख्या में उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस दिशा में भी जिस तरह से पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनिश्चित की इसी सरकार ने, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के विरुद्ध भी ऐसी कार्यवाही दंडात्मक व्यवस्था बनेगी, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने की है कि परीक्षा सुधारों की बात। तो परीक्षा सुधार अगर ऑनलाइन होती है, तो मुझे लगता है कि देखिए आज हम एटीएम यूज़ करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। हमसे अगर कहीं गलती हो जाए तो उसमें सिस्टम का कोई दोष नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये इस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए और जो एक लार्जर पर्सपेक्ट में जो परीक्षाएं हो रही हैं, अगर वो छोटे पॉकेट्स में होंगी, डिसेंट्रलाइज होंगी, तो उसके चांसेस कम होंगे। यदि उसमें कहीं कोई पिलफरेज भी हो जाता है, कहीं कोई चोरी भी होती है, तो उससे प्रभावित होने वालों की संख्या मिनिमल रहेगी और उसको सुधार करना आसान रहेगा, दंडात्मक कार्रवाई करना भी आसान रहेगा। तो मुझे लगता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसको स्वीकार करना चाहिए और सरकार की नीयत बहुत साफ है, स्पष्ट है। इसमें वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट टेक्नोक्रेट्स हैं, वो इसको बिल्ड करेंगे, बनाएंगे और इसको स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मिश्रा जी, एक ये प्रॉब्लम तो है ही ना कि अगर ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है, उसमें जो भी होता है उसको पकड़ना अगर इंटरनली कोई ना चाहे, तो बहुत मुश्किल है। जैसे अभी एनटीए के अंदर ही जो प्रॉब्लम थी, जो नीट लीक हुआ है, ये इंटरनल पार्ट पे हुआ है, एक्सटर्नल नहीं हुआ, बाहर का कोई नहीं था, अंदर के लोग थे और नॉर्मली अंदर के लोग ही ये सब काम करते हैं, तो अंदर के लोग ही थे। जो इसका खुलासा करने वाला है, वो तो बच्चे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से या एनटीए की तरफ से किसी ने आके नहीं बोला कि हाँ, हमारा पेपर लीक हो गया है। जब ये बात बच्चों ने उठाई कि पेपर लीक हो गया है और टेलीग्राम एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे जो है पेपर्स बहुत ईज़िली अवेलेबल हो रहे हैं। 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए में आगे सेल हो रहे हैं पेपर और गारंटी के साथ पेपर मिल रहे हैं और कुछ चेक हुए, वेरीफाई हुए तो क्वेश्चंस भी सेम थे। तो ये तो बच्चों ने उठाया सर। हाँ, एनटीए की तरफ लेकिन से तो कुछ आया नहीं। लेकिन ये जो नीट की परीक्षा लीक हुई, जिन प्रोफेसर्स ने इस क्वेश्चंस को बनाए थे इनके, उन लोगों ने ही लीक करना शुरू किया। उस एंड पे लीक हुई थी और उस सीक्वेंस में उसकी कड़ी में जो लोग ऊपर शामिल रहे या नीचे भी जो लोग शामिल रहे, आज वो सारे लोग शिकंजे में हैं और सलाखों के पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे लोग पकड़े जाएँगे और इनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो भविष्य में भी लोग ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बीमारी को दूर होने में थोड़ा समय लगता है और अब वो हाई टाइम है जब इनके ऊपर ऑपरेशनल कार्रवाई हो और ऑपरेशनल कार्रवाई करने के मूड में कर ही रही है सरकार। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरह से कर रही है, कोई भी बख्शे नहीं जाएँगे। ऐसी हिमाकत कोई भविष्य में करेगा तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। जैसे अभी मैं इसी में थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा, आपने भी सुना होगा एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो है, हमारे सीजेआई साहब के एक स्टेटमेंट के बाद जो है, बाकी बाद में उन्होंने क्लैरिफ़ाई कर दिया था स्टेटमेंट, बट उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी का जो निर्माण किया गया ऑनलाइन सटायर के रूप में। लेकिन उसको आप देखें तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा बात करी जा रही है और उनका बहुत सिंपल सा एक डिमांड है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये इस्तीफ़ा दें क्योंकि ये जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 2024 में भी पेपर लीक हुए थे, उससे पहले भी हुए हैं, तो पेपर लीक कंटिन्यू हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा हो जाएगा कि मिनिस्टर साहब एक्चुअली इस्तीफ़ा देंगे या उनको देना चाहिए? देखिए, इसके पीछे का आप मंशा समझिए क्या है। ट्विटर भारत का है नहीं, जी। इंस्टाग्राम भारत का नहीं है, फेसबुक भारत का है नहीं, यूट्यूब भारत का है नहीं। कहीं न कहीं सोशल मीडिया इस तरह के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन को प्रभावित करने का प्रयास पहले भी हो चुका है, चाहे वो टर्की के इस्तांबुल से हुआ हो और या फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी संस्थाओं को ठेका देकर के कराया गया हो।
तो भारत में 2014 से एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, स्थिर सरकार चल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती चली जा रही है, दुनिया में साख भारत की बढ़ी है, और जो विदेशी ताकतें थे जिनको आप डीप स्टेट कहते हैं, जो देशों पर कहीं ना कहीं राज करने का प्रकारांतर में प्रयास करती हैं और करती भी हैं, उनकी मंशा भारत में कारगर नहीं हो पा रही है। वो मोदी जी के कारण एक कड़ा, बड़ा और दृढ़ नेतृत्व भारत को मिला है, इसके कारण उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपने देखा होगा स्प्रिंग मूवमेंट अरब में तमाम तख्ता पलट हुए, आपने बांग्लादेश में देखा, आपने नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा, इस तरह के मूवमेंट्स पैदा किए गए। और भारत में एक स्थिर सरकार भारत के विकसित राष्ट्र होने की गारंटी है। अगर अस्थिर सरकार रहेगी तो भारत कभी विकसित नहीं हो पाएगा। और दुनिया की ताकतें जिन्होंने भारत को अपना बाजार माना, भारत के संसाधनों को लूटा, यहाँ के लोहे से लंदन की इमारतें बनी, यहाँ के कपड़े से यूरोप के लोग महंगे महंगे कपड़े पहन करके घूमे, उनको भला अच्छा लगेगा? जो भारत एक बोफोर्स का शेल प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों पर टिका रहता था, एक तोप की नली लाने के लिए फोर्जिंग का व्यवस्था भारत में नहीं था, आज वो भारत 30,000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट कर दिया डिफेंस में, तो ये भला उन ताकतों को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो वो भारत की सरकार को, भारत के नेतृत्व को अस्थिर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डिगाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के मूवमेंट पैदा करते हैं। उसी का हिस्सा था केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसी के कहीं ना कहीं कंपोनेंट या एक्टर बनकर के तमाम विपक्षी पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जब वो भारत विरोधी एजेंडे पर भारत के खिलाफ दिखाई देती हैं, तब समझ में आता है कि अरे ये तो उनका समर्थन कर रहे हैं, ये भारत के मित्र नहीं है, ये सत्ता के केवल मित्र हैं, और भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की सोवरेनिटी के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ करने का काम किया है। आप देखिए सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन में भारत के साथ खड़े हुए लोग नहीं दिखाई दिए, ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन किया, उसके बाद पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हुए सारा विपक्षी दल दिखाई दिया। पाकिस्तान में क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान के संसद में भारत की पार्टी का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि जहां पर इस तरह के लोग रहते हों, वहां पर तो इसकी प्रचुर संभावना है। और कॉकरोच पार्टी आ जाए या बिच्छू पार्टी आ जाए या सांप पार्टी आ जाए, ये कौन लोग हैं? और फॉलोअर बढ़ते कितना देर लगेगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपका है नहीं। और जनता के अंदर में, खासतौर से युवाओं के अंदर में आक्रोश पैदा हो, सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ एजिटेशन हो, हिंसा हो, कुछ लोग मारे जाएं, वो तो आपने किसान आंदोलन में भी देखा, यही मंशा थी। लेकिन जिस धैर्य और संवेदनशीलता के साथ भारत की सरकार ने पूरे मुद्दे को लिया, उससे साफ स्पष्ट है कि भारत आज शांति है भारत के अंदर, तो इसलिए आगे बढ़ रहा है। वो तो यही चाहते हैं कि अशांत हो देश। तो मिश्रा, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात है कि उस टाइम पे जो चल रहा था, सबको लग रहा था कि वॉर हो सकती है, हो जाएगा। ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आया कि हमने ख़त्म करा दी, हमने मोदी जी को बोला ख़त्म करो, कर दिया। मोदी जी के इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ऐसी ही काफ़ी स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रम्प की तरफ से आती हैं, वो बहुत ओपनली आती हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री को वो एक तरीके से ऐसा समझाते हैं कि उनके कहने से चल रहे हैं, जिस पर ना हमारे प्रधानमंत्री कोई प्रतिक्रिया करते हैं, ना उनके जवाब में कोई ट्वीट करते हैं। शायद उनको नहीं लगता होगा करना चाहिए, जनता के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि कोई और कंट्री का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह रहा है, हमारी कंट्री के बारे में कुछ कह रहा है, और हमारी कंट्री से कोई जवाब तक नहीं। देखिए, ट्रंप दुनिया के एक ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं जी। और उनको अपने बयानों में संयम रखना चाहिए, लेकिन वो अपने बयानों के कारण सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में हंसी के पात्र बनते हैं। तमाम देशों ने उनके बयानों को क्रिटिसाइज किया है, उसकी का मजाक भी उड़ाया है, लेकिन हम उस तरह से नहीं कहते इसको। हमको भारत के पक्ष में क्या उचित होना चाहिए वो सोचना चाहिए। हमारा राष्ट्राध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आवश्यक नहीं है कि ट्रंप रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर के चूरन बेचें तो उनके बेचने का जवाब मोदी दें, उनके सभी बयानों का काउंटर जो है मोदी करें, यह आवश्यक नहीं है। हमारा विपक्ष तो यही चाहता है, लेकिन हमारा जो एक्ट है, हमारी जो कार्रवाई है, वो उनके प्रश्नों का जवाब है। अब जैसे आपने कहा कि ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध रुकवा दिया, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने युद्ध शुरू होने से पहले क्या कहा था? हमारे पास समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। युद्ध का मियाद उसी समय तय कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि बहुत कम समय में हमें बहुत बड़ा लक्ष्य, नूर खान एयरबेस, किरमाना हिल्स, उनके
बड़े बड़े लश्कर के जो आतंकवादियों की यूनिवर्सिटीज जिसको कहे जाते थे, उसको 25 मिनट में ध्वस्त कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, ये भारत की सैन्य शक्ति के अदम्य साहस की जो परिचय भारत ने दिया, उससे दुनिया थर्रा गई और विशेष रूप से अमेरिका थर्रा गया, क्योंकि अमेरिका का पपेट है पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई देश नहीं है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुए तमाम जो नेशन स्टेट्स हैं ना, इनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं है। ये गवर्न हो रहे हैं सुपर पावर से, तो पाकिस्तान की तरफ से वो बयान दे सकते हैं। पाकिस्तान के बाप अब्बा होंगे, वो भारत के अब्बा नहीं है। भारत के रहनुमाई अगर कोई करेगा तो भारत का चुना हुआ प्रधानमंत्री करेगा, और हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है भारतवासियों के लिए, और भारतवासी उस पर विश्वास भी करते हैं, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा जैसे उन्होंने कुछ कहा तो ट्रंप ने कुछ कहा तो प्रधानमंत्री साहब को हमारे कुछ कहने की जरूरत नहीं है या जरूरी नहीं है। स्पष्टीकरण दिया ना, हमारे सेनाध्यक्ष ने दिया लेकिन स्पष्टीकरण उस पर। क्या बंगाल इलेक्शन से पहले वहां झालमुड़ी खाना जरूरी था? झालमुड़ी बंगाल में खाना, इससे पहले नहीं गए? बटाटा वड़ा मुंबई में खाना, बनारस में पप्पू की चाय पीना, ये भारत के विविधता में एकता का प्रमाण है। और हम किसी व्यंजन को सिर्फ उसके स्वाद तक से हम नहीं सीमित रखते। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पश्चिम बंगाल जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जा रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं। और जो बंगाल की संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, अगर उसमें कोई व्यंजन इतना फेमस है जिसका नाम पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में हो, लोग पसंद करते हो, तो उसका सम्मान करना, उसके प्रति अपना अपना आदर प्रकट करना और उससे जनता को कनेक्ट करना, और उसको कोई अगर पॉलिटिकल स्टंट समझे तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे दायरे में वहां की चीजों को देख रहा है। बात नहीं है, मैं वैसे नहीं, मैं जैसे आम जनता जो है वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह ही देखती है। बीजेपी उन्हें अपना कार्यकर्ता के हिसाब से देखती है। मैं ठीक है आपकी बात, मैं गलत नहीं मान रहा हूँ इसको, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन जो जनता, जैसे आपने कहा कि भारत की जनता ने भारत ने जिसे चुना है अपना नेतृत्व करने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब, क्या उनको प्रधानमंत्री के रूप में ही देखा जाना गलत है? सही है, क्योंकि वो हैं, हमने चुना है उन्हें, राइट। लेकिन अब वो जो एक्ट करेंगे उन्हें तो प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखेगी ना, बेशक वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं। नहीं, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। और दुनिया के मुझे लगता है तो 30 से ज्यादा देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान उनको दिया है। तो भारत की जनता का भावनात्मक लगाव भी प्रधानमंत्री जी के साथ है। और जहां भी जाते हैं आप देखते हैं किस तरह से जन समुद्र उमड़ पड़ता है उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो जहां भी जाते हैं आप देखिए वहां की भाषा में बोलते हैं, शुरुआत वहां की भाषा में करते हैं, चाहे वो कन्नड़ में हो, मलयालम में हो, असमी में हो, बंगाल में हो, भोजपुरी में हो। हमारे काशी के वो सांसद हैं, मेरे ही जिले के वो सांसद हैं, उनके हम वोटर भी हैं, तो वहां भी जाते हैं तो भोजपुरी में बोलते हैं। तो समग्रता में एकता, विविधता में अनेकता में एकता का एक परिचय देते हैं। और ये भारत सांस्कृतिक रूप से ऐसा ही रहा है, आदिकाल से ऐसा ही रहा है। कच्छ से कामाख्या, कन्याकुमारी से कैलाश तक ये एक ही संस्कृति रही है। और वो जो सांस्कृतिक चेतना है ना, वही भारत को एक सूत्र में बांधती है, और उसी को प्रधानमंत्री जी जीते हैं, इसलिए जनता उनसे कनेक्ट करती है। हाँ, वो लोग कनेक्ट नहीं करते जो भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, भारत की संप्रभुता में विश्वास नहीं रखते, भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं रखते, वो ऐसा सोचते हैं। हाँ, झालमुड़ी की जहां तक बात है, तो झालमुड़ी का आनंद तो प्रधानमंत्री जी ने लिया, लेकिन उसका झाल जो है विपक्षियों को बहुत तगड़ा लगा। और वो ऐसा लगा कि अब वो अनवरत 15-5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, गुजरात में जैसे 50 साल होने को आया, वैसे वहां भी होगा। आप देखिए, झाल लगता है। मैं मानता हूं आपकी कि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, उनको पसंद करने वाले बहुत हैं, इसलिए बात सुनी भी जाती है। मेरा क्वेश्चन भी इसी कारण से था कि प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में जी, उनके व्यक्तित्व के लिए। लेकिन वो एक पार्टी के भी है नेता, पार्टी के कार्यकर्ता है, और वो एक आम व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष में जन्म लिया, गरीबी में बचपन बिताया, और संघर्ष के साथ परिव्राजक का जीवन उन्होंने जिया उम्र के लगभग 45-50 वर्षों तक। तो वो एक आम जनता की जो भावनाएं होती हैं, जो महलों में बैठ करके राज करने वाले जो लोग हैं ना, शासन करने वाले लोग हैं, जो बुर्जुआ समाज है या जो सामंती सोच के लोग हैं, वो उस मर्म को नहीं समझ सकते, उस दर्द को नहीं समझते। जब एक बूढ़ी माँ प्रधानमंत्री जी को देखती है ना बोलते हुए, तो उसके आंख से आंसू झरझर गिरते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि प्रधानमंत्री जी वो बोल रहे हैं जो हम सुनना चाहते थे, या हमारी माँ सुनना चाहती थी। वो तो हमारे दर्द को, हमारे मर्म को जब शौचालय दिया प्रधानमंत्री जी ने, आप सोचिए माताएं कैसे कितना कष्ट झेलती रही होंगी। काम तो बहुत है।
गैस का चूल्हा दिया प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ लोगों को। क्या उनके ऊपर, उन माताओं के ऊपर जो जिनकी आंख चली जाती थी, जो फूकते फूकते अभी अंधेरा होता नहीं था उसके पहले चूल्हा जलाना शुरू कर देती तो थी। मिश्रा जी, इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे याद आ गया अभी चूल्हा दिया, ठीक है, गैस का रेट ऐसा बढ़ा दिया कि आप वापस जाके चूल्हा ही झोंको, देखिए क्योंकि गैस का रेट, देखिए गैस या पेट्रोलियम का जो रेट है वो भारत तय नहीं करता, वो वैश्विक बाजार तय करता है। बात ठीक है आपकी। और गैस पर देखिए बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती थी, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर करोड़ों लोगों ने सब्सिडी को त्याग भी दिया, और उन लोगों तक पहुंचा गैस जो गरीब थे। आज 12 करोड़ जो गैस का सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना में, वो सब्सिडी पर ही आज भी जा रहा है। मिश्रा जी, आज अभी भी उसी अभी की सब्सिडी दी जा रही है। अभी मैं समझ सकता हूँ, अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं और इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इशू है जिसकी वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। अभी क्या सिचुएशन के हिसाब से पब्लिक भी समझ रही है, इसलिए वो फॉलो भी कर रही है, प्रधानमंत्री जी की सारी बातों को मान भी रही है, फॉलो भी कर रही है। माने ना माने फॉलो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हैं नहीं अवेलेबल। तो वो बात ठीक है, मैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से समझता हूँ। 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई, प्रधानमंत्री जी हमारे आए, उन्होंने बहुत काम किया, विच इज़ राइट। सिलेंडर, गैस, गैस का सिलेंडर और पेट्रोल, ये वो चीज़ें हैं जो आम जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और शायद ये वो एमिनिटीज़ हैं जिनके लिए वो जिसके बिना नहीं रह पाएगा लोग, और यूज़ करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना भी इसका प्राइस हो जाए। जब क्रूड ऑयल बाहर से, जैसा आपने कहा कि बाहर से हमारे को ऑयल मिलता है, और गैस का प्रोसेस जो है वो, मैं प्रोसेस में तो नहीं जा रहा, लेकिन प्रोसेस वही है कि क्रूड ऑयल आएगा, उसी से आपकी गैस भी बनेगी, उसी से पेट्रोल निकलेगा, उसी से चीज़ें, ठीक है। तो जब क्रूड ऑयल सस्ता मिलता था हमें, तो भी गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स इतना लगा रखा था कि हमें महंगा ही मिलता था। जब क्रूड ऑयल महंगा मिलता था तो उस पर रेट और बढ़ा दिए जाते थे, ये बोल के कि ऐसे ऐसे महंगा हो गया है। फायदा कहाँ हो रहा है? क्रूड ऑयल सस्ता मिला। इथेनॉल, अभी हमारे मंत्री साहब ने इथेनॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स करके 20% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर ऐड करवा दिया। हमारे को फायदा कहाँ हुआ? हम तो जिस रेट पे पहले खरीदते थे उसी रेट पे अब खरीदते हैं। अब बोला ये जाएगा कि बाहर से खरीदा जा रहा है, उस पे हमारे को महंगा पड़ रहा है, लेकिन हमने आपका रेट नहीं बढ़ाया। अरे जब बाहर से सस्ता मिल रहा था तब कहाँ आपने रेट कम किया? क्योंकि आप, भूटान हमारा पड़ोसी देश है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल हमारे यहाँ से जाता है, रिफाइन होके जाता है। वहाँ सस्ता मिल रहा था, हमारे यहाँ फिर भी महंगा था। हाँ, भारत को आप भूटान से नहीं तुलना कर सकते, लेकिन ये बहुत व्यापक प्रश्न आपने पूछा है। अब इसमें इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि भारत 9 लाख करोड़ का पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, डॉलर खरीदना पड़ता है, रिफाइन करके बेचता भी है सर। कन्वर्जन चार्जेस भी देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये इंपोर्ट कैसे कम हो, कैसे उसको रिड्यूस किया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत व्यापक योजनाएं बनाई, जिसमें आप देखिए हर घर सूर्य योजना, जिसमें सोलर को बढ़ावा दिया, ईवी गाड़ियों को बढ़ावा दिया, एथेनॉल की ब्लेंडिंग आपने कहा कि 20% बढ़ा दिया, सही बात है। एथेनॉल का मैक्सिमम रेट भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 59 रुपये तय किया गया सरकार के द्वारा। तो एथेनॉल को बढ़ावा देना, किस तरीके से बाहर से आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कम किया जाए, उस पर सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया, और पेट्रोलियम के रिजर्व लगभग अभी इस क्राइसिस में भी भारत के पास 4 महीने के रिजर्व हैं, बड़े बड़े भंडारण की व्यवस्था की। मिश्रा जी, रेट की जहां तक बात इस है, क्राइसिस में भी भारत ने एक्सपोर्ट भी किया है रिफाइंड ऑयल। बिल्कुल। देखिए जिनका पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, रिफाइनरी भारत में है, भारत से रिफाइंड होकर के वही क्रूड ऑयल यूरोप तक जाता है, दुनिया के अन्य देशों में भी जाता है। तो लेकिन उन्हीं रिफाइनरीज में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब वहां पर पीएनजी और सीएनजी के उत्पादन को बढ़ा दिया जाए, तो वो भी बढ़ाया जा रहा है। आप देखिएगा पिछले 12 वर्षों में पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए नहीं गए, जबकि आप यूपीए का कालखंड देखिएगा तो कम से कम 20 से ज्यादा बार पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए गए थे। ये स्थिर रखा गया, यहां तक कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उससे डॉलर परचेज करके प्राइसेस को स्थिर रखा गया। दुनिया में अन्य देशों में रिसेशन रहा, यूक्रेन वॉर के बाद क्राइसिस बड़ी खड़ी हो गई, इजराइल वॉर के बाद खड़ी हो गई, बावजूद उसके भारत ने कभी भी रेट को बढ़ने नहीं दिया, उसको स्थिर रखा। लेकिन अब वो स्थिति आ गई कि जब रेट बढ़ाना मजबूरी हो गई, क्योंकि अनवरत कंपनियां जो है नुकसान झेल रही हैं। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो कंपनियों का प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, इसके लिए बढ़ाने की स्थिति, और ये चीजें बाहर से तय हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत युद्ध स्तर पर, जैसे प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन के आधार पर अल्टरनेटिव जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वो उस तरह के वाहन और उस तरह की व्यवस्था पनपेगी। अब जैसे शांति बिल संसद में पास हो गया, जिसमें
न्यूक्लियर पावर से एनर्जी हम बनाएंगे, छोटे छोटे रिएक्टर्स छोटे छोटे एरियाज में लगेंगे, उसको बहुत वार फुटेज पे उस पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊर्जा के वैकल्पिक और अदर सोर्सेज भारत सरकार बहुत तेजी से उस पर काम कर रही है, और आने वाले समय में इस चैलेंज को भी हम पूरी तरह से इस पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और मिश्रा जी, जो आम जनता का क्वेश्चन है वो तो यही है ना, जब सस्ता मिल रहा था तो भी तो तुमने महंगा ही दिया था, और अब तो महंगा है तो तुम्हारी मुंह पे मजबूरी है महंगा देना। देखिए, आम जनता मुफ्तखोरी नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन लेकिन जो इसेंशियल चीजें हैं वो आप देखेंगे तो इसी सरकार ने अभी तक 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज जा रहा है वो जा रहा है, ताकि उनकी माली स्थिति खराब ना हो, फिर वापस वो पुराने स्थिति में न जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रहा है तो जा रहा है, आवास योजना में आवास मिल रहा है तो मिल रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर लाना है। और जो आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं, जो सरकार रेवेन्यू प्राप्त करती है, उन्हीं रेवेन्यू से ही सारे काम होते हैं। आयुष्मान भारत अगर 5 लाख रुपए का एक गरीब को, जो 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, 5,000 का इलाज नहीं करा पाता था, अगर उसको 5 लाख का इलाज मिल रहा है तो वो इन्हीं सब रेवेन्यू से होता है। आज उत्तर प्रदेश 66% एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में देश का बना हुआ है, एक्सप्रेसवे के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। तो वो किस रेवेन्यू से बन रहा है? पहले यही पैसे बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पेट में चले जाते थे। अब चारा घोटाला आपको याद ही होगा, चारा के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। आप बताइए, ये वही देश है जो घोटालों का अंबार प्रतिदिन अखबारों में निकलता था। कितने बड़े बड़े घोटाले यूपीए के कालखंड में हुए, भारत को पूरी तरह से बल्कनाइज करने का, खंड खंड में तोड़ देने का साजिश था, सोवियत संघ की तरह। और उस समय प्रधानमंत्री आते हैं और भारत को एक दुनिया की सुनहरी अर्थव्यवस्था की तरफ, आज भी हमारा जीडीपी ग्रोथ 7 से ऊपर ही चल रहा है, इतनी कठिन परिस्थिति में भी विश्व में। और आज भी दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि इस जो अभी वर्तमान में जो क्राइसिस अर्थव्यवस्था के पूरे विश्व में आई है, उसमें सर्वाधिक अगर संभावना सर्वाइव करने की किसी देश की है तो वो भारत की है। और यहां से भारत अगर अपने आप को खड़ा किया तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। और इस बात का भय अमेरिका को भी है, दुनिया के ताकतवर देशों को है, कि मोदी जी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, भारत के हितों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से यूएस ट्रेड डील में भारत को के ऊपर एक प्रकार से दबाव बनाने का कोशिश किया गया, और एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस जो है वो प्रधानमंत्री जी स्वीकार नहीं किए उसको। तो भारत के साथ समझौता किसी कीमत पे प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं। मिश्रा जी, आपने जैसे अभी बताया कि इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लेंडिंग करी जा रही है। दो चीज़ें हैं, पहला तो भारत में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन क्या सब कुछ प्राइवेट कर देना अच्छा है? नहीं, मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर देश का रीढ़ है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप रोजगार भी देखेंगे तो सीमित है, अत्यधिक होगा तो 5 से 6% होगा। बाकी सार्वजनिक क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट के क्षेत्र में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें हैं उस पर गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो रेगुलेट करती हैं, नियम कानून के अनुसार ही उनको चलना पड़ता है। और आप देखे होंगे कि जिन्होंने अनियमितता की वो सलाखों के पीछे चले गए। दिल्ली एनसीआर में तमाम बिल्डर सलाखों के पीछे हैं। आपने देखा किस तरह से सहारा श्री सुब्रत राव इतना बड़ा ग्रुप धराशायी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया। और बहुत सारे देश में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने एम्बिग्युइटीज की थी, वो आज उनको दंड भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार की अगर नीयत स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस रहेगा, तो मुझे लगता है कि इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है नहीं। तो इसी में मैं जो दूसरा पूछना चाह रहा था, जैसे एसेंशियल एमिनिटीज, एसेंशियल चीज़ें जो आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गैस, पेट्रोल, राशन, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, और ये सब जो हैं चीज़ें, ये सब जीएसटी के अंदर आती है, पेट्रोल छोड़ के। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, और चीज़ें लगा के रेट बढ़ा रखे हैं, शायद जीएसटी लगा दे तो वो फ्लैट हो जाए और 100 के तो नीचे ही रहेगा। खैर, तो बहुत सारी चीज़ें जिस पर जीएसटी लगाया जाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है। सर, एक तो आप इनकम टैक्स भी ले रहे हो, इसका जवाब है बीजेपी के कुछ हमारे मिनिस्टर साहब हैं, कुछ नेता हैं जिन्होंने इनका इसका जवाब अच्छा दिया है, वही मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स है, आप टैक्स ले रहे हो, 30% तक टैक्स कर दिया आपने इनकम के हिसाब से, आपने स्लैब बांट लिए हैं, 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी फ्री है, उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। जीएसटी आप हर चीज़ पे ले रहे हो, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, एसेंशियल चीज़ों पे भी जीएसटी है, मेडिकल चीज़ों पे भी जीएसटी है, हर चीज़ पे जीएसटी आप ले रहे हो। सर, एसेंशियल चीज़ें जो हैं
या तो आप उन पे कुछ रियायत बरतो या तो आप टैक्स पे करो। जो नेता लोगों का मैं बता रहा था जिन्होंने रिप्लाई दिया है, वो कहते हैं कि बाहर तो इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ ठीक है, हमसे भी ले लो आप, ज़्यादा ले लो, 50% इनकम टैक्स ले लो। लेकिन जो फैसिलिटीज़ बाहर प्रोवाइड करी जाती है, लाइक मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, आप वो क्यों नहीं दे सकते? हमारे यहाँ पे हम बैक टू एजुकेशन पे आ गए दोबारा, जैसे नीट पे हम बात कर ही रहे थे। एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है उनकी। लेकिन फिर भी इवन नेता लोगों के भी बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहते। उनसे नीचे जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं वो केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बात तो आप मानेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनमें नहीं जाना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन क्यों है इतना ज़्यादा? एजुकेशन सिस्टम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो। आप भारत में ही अगर आप चाहें तो आप देखें तो एजुकेशन और मेडिकल अगर आप फ्री कर दें तो शायद बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखिए, जो भारत में जो पहले सरकारें चली, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, सबने अपने स्तर पर काम किया था। परंतु आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और कहे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, तो नीचे तक पहुँचते-पहुँचते वो 15 पैसा रह जाता है। यानी 85 पैसे बीच में गायब हो जाते थे। और फ्री की योजनाएँ तो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी। गरीबी के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे। गरीबी हटाओ के नाम पर सरकार बना लिए जाते थे। लेकिन गरीब की गरीबी बदस्तूर वैसी ही रहती थी और वही गरीब फिर चुनाव आता था तो मुंह बाए खड़ा रहता था कि अरे नेताजी हमारी सारी गुर्बत को दूर कर देंगे, इनके वादे जो हैं अब सुनहरे दिन ला देंगे। लेकिन 2014 में जब देश की जनता ने सरकार बदली, प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश का नेतृत्व संभाले, तो पहली बार गरीब के घर में चूल्हा जला, गैस का चूल्हा देखा। जो पीढ़ियों से छप्पड़ में रहता था, घास फूस के घरों में रहता था, उसको पक्के मकान मिले। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कर्ज लेते थे, अपनी जमीनों को बेच देते थे, उनको 5 लाख का जब इंश्योरेंस मिला तो उनका इलाज हुआ। हार्ट की बीमारी के लिए, कैंसर की बीमारी के लिए, बहुत सी ऐसी बीमारी के लिए मोर देन 1000 ऑफ मेडिसिन जिनको खरीदना दूभर था, लोगों के घर द्वार गहने बिक जाया करते थे, उनको इस दायरे में ला दिया प्रधानमंत्री जी ने कि सहजता से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे जाइए और खरीद लीजिए, बहुत सस्ती हो गई दवाएं। आज जो घर में अपने 20-20 हजार की दवा महीने का लाते थे, आज वो घटकर 500-1000 रुपए पर आ गई और वो लोग दुआएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई क्षेत्रों में सुधार किया जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। ऑपरेशन सस्ते हो गए। और रही प्राइवेट सेक्टर की जहां तक बात है, तो प्राइवेट सेक्टर यदि ईमानदारी से काम करे तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो भारत की जो आबादी है, जो जनसंख्या है और उनको जो अपेक्षित रोजगार है वो कैटर कर सकती है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आधार पर 33 लाख करोड़ के एमओयू मिले, जिसमें 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं और उस 15 लाख के प्रोजेक्ट में कई लाख नौकरियां सृजन हुई और लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। सरकार अपने यहाँ पारदर्शी तरीके से, सिर्फ पुलिस विभाग की बात करें तो लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास पुलिस विभाग में नौकरी मिल चुकी है। तो एक तरफ रोजगार सृजन हो रहा है, नए नए एमएसएमई के यूनिट उत्तर प्रदेश में 97 लाख आज ऑपरेशनल हैं। योगी जी के आने के बाद यूपी में तो बहुत काम। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि एक सतत सुधार की प्रक्रिया है और जहां पर बाजार विकसित होता है, किसी भी क्षेत्र को अगर बाजार की दृष्टि से देखा जाए, हमारे यहाँ सनातन व्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य कभी भी बाजार का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब बाजार का हिस्सा बन जाता है तो उसमें प्रॉफिट लॉस के दृष्टि ही केवल बचती है, लाभ और हानि की दृष्टि बचती है। तो जब लाभ आता है तो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आज देखिए इतने छापे पड़ते हैं, इतने लोग पकड़े जाते हैं, बंद हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, तो ये सब उसका हिस्सा है और सरकार और सजग है तो बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी में, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और वो लोग, और मैं सिर्फ ऐसे ही केसेस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अलग तरीके से क्रिटिकल केसेस हैं, बहुत ऐसे केसेस हैं जिनकी शायद बेल भी ना हो, लेकिन वो लोग अच्छी पोस्ट पे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण तो शायद इससे पहले हमने एक आरएसएस के हमारे हैं बालाजी, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी का जो था कि
हमें जब विस्तार करना है तो सब लोगों की ज़रूरत है तो सबको अपने पार्टी में लिया, सत्ता में आने के लिए सब कुछ किया, जो आना चाहे उसको लिया, चाहे वो कैसा भी हो। तो लोगों की जो आम जनता की धारणा है वो तो ये है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। आपने कैसा भी कर्म कर रखा हो, आप चले जाओ, कर्म धुल जाएंगे। गंगा से बड़ा जो है वो बीजेपी को माना जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुलदीप सेंगर एक उत्तर प्रदेश में विधायक होता था, आपको ध्यान होगा। बसपा में वो थे, वही शान और शौकत, वही दबंगई, उनकी बदस्तूर कायम थी। सपा में भी रहे। आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसी प्रकार वो सोचे कि उनका जलवा कायम रहेगा। लेकिन उनको जेल भेजने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक बात मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि कोई अपराधी भारतीय जनता पार्टी में नहीं टिक सकता। और ये सोचे कि सत्ता के हनक में वो अपराध कर लेगा कोई व्यक्ति, तो भी नहीं टिक सकता। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ऐसा है, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा बोली के नाम पर प्रमोट करती है। अब रही बात किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे की, तो वो आपराधिक मुकदमे देखने का काम न्यायालय का है। और कोई नॉन माफिया है, अपराधी है, जिसने अपराध का पूरा कारोबार किया है, तो ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, मुकदमे किसी के ऊपर हो सकते हैं, किसी कारण से हो सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने अगर कन्विक्शन दे दिया है तो वो राजनीति का अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं हो सकता। ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है। आप पूरे भारत में उदाहरण उठा करके देख लीजिए, और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो स्वाभाविक है कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं या आ जाते हैं जिसकी 100% स्क्रीनिंग संभव नहीं है। लेकिन अगर वो प्रकाश में आ गए, और हमारे यहाँ का ऑडिट सिस्टम बहुत कड़ा है, हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष होते हैं, मंडल के अध्यक्ष होते हैं, जिला के अध्यक्ष होते हैं, क्षेत्र के अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कोई बच नहीं सकता, उनकी कुंडली पता चल जाती है। बात आपकी बहुत सही है, इस पे मैं भी अग्री करता हूँ कि जब तक किसी के ऊपर कन्विक्शन ना हो, जब तक कोर्ट से आदेश ना आए कि इसने ये काम किया है, तब तक उसे गुनाहगार नहीं माना जा सकता, आप उसे कह नहीं सकते। लेकिन आम जनता का किसी के ऊपर से भरोसा उठ गया है किसी भी कारणवश, क्या आपको नहीं लगता कि फिर पार्टी को उस पर एक्शन लेके उस इंसान को कुछ समय तक, जब तक वो केस खत्म ना हो या जब तक उसको क्लीन चिट ना मिले पब्लिक की तरफ से कि हाँ भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, उसको पार्टी में दर्जा आप रखो, पार्टी में निकालो मत, लेकिन उसको एक ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचाया जाए, एक दर्जा मत। नहीं, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अधिकृत पद पर है, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर, और वो किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में पकड़ा जाता है या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। आप कोई भी एक उदाहरण ऐसा बताएं जिस पर कार्रवाई ना हुई इतिहास में भी। और रही बात आरोप लगा देने की, तो विपक्ष व्यक्तिगत तौर पर बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगाता है, और उस आरोप के आधार पर किसी को का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, किसी को बाहर नहीं किया जा सकता। तो दूसरों के आरोप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं चलता। उसका अपना एक इंटरनल स्क्रीनिंग ऑडिट प्रोसेस है, उसके तहत से गुजरना होता है। और एक भी पदाधिकारी, एक भी कार्यकर्ता किसी थाने पर दलाली करते नहीं मिलेगा आपको भारतीय जनता पार्टी का, पैसा लेते देते नहीं मिलेगा आपको, किसी कार्यालय में जाकर ब्रोकरी करते हुए नहीं दिखाई देगा आपको। अपने पॉकेट का पैसा खर्च करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक लगन है, उनका एक लक्ष्य है कि भारत माता को परम वैभव तक ले जाना है, उसके लिए खुद को खपाना है। हम लोगों ने उसी संस्कार से, इसी विचार से प्रेरणा ली है और भारत माता की सेवा कर रहे हैं। हमारे लिए सत्ता शासन का माध्यम नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सेवा पथ आज उन्होंने बना दिया है, सेवाग्राम बना दिया है अपने घर को। तो जहां पे सोच इस प्रकार की हो, वहां इस किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। हाँ, समाज में हर प्रकार के लोग हैं, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी अपराधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती हो और उस आधार पर वो अपराध कर रहा हो। वो एक सेकंड नहीं बचेगा, मैं आपको बता दूं। तो मिश्रा जी, जैसे मैंने आपको बताया अभी, या सबको पता ही है, हमारे कॉकरोचेस, मैं तो अब बोलूँगा कि बहुत बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पे कुछ केसेस हैं। मेरा क्या, हमारे कॉकरोचेस का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी, या तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाओ या तो आप जेल जाओ। एक ये वो स्लोगन बन गया है कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग
जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाते थे, समोसे की बात करते थे, रेट की बात करते थे, आम जनता की बात करते थे, आज वो बीजेपी में है। और उन्हीं के जो साथी हैं उन पे बीजेपी ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ही ईडी की और सीबीआई की रेड पड़ी थी और उसके बाद वो मामला भी शांत है। तो क्या है, प्रेशर बना के कैसे भी करके बस सत्ता में बने रहने के लिए सामने वाले के ले लो अपनी पार्टी में, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो तू जेल जा। दीपक, ये समसामयिक प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न मीडिया में उठते रहते हैं और आरोप भी लगता रहता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए, देश पक्ष और विपक्ष दोनों का है। ये देश अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किसी ने राजनीति की और वो एक निश्चित मुकाम तक पहुंचा और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई उस समय हुई, और यदि उसको ऐसा लगा कि उसका पक्ष भारत के साथ नहीं है या भारत की विचारधारा के साथ नहीं है, राष्ट्र के विकासोन्मुख नहीं है, और उसका मन परिवर्तित हुआ, विचार परिवर्तित हुआ। हम समझ सकते हैं, केजरीवाल की पार्टी के लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो आप जरा देखिए जब वो मूवमेंट शुरू हुआ था कितने लोग उनके साथ थे। किरण बेदी थी, जनरल वीके सिंह थे, कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे, अश्विनी उपाध्याय थे। एक एक कर क्या भारतीय जनता पार्टी ने सबको हटाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो हटाया नहीं किसी को। तो देखिए, जहां गंदगी रहेगी, जहां नीयत साफ नहीं रहेगी, जहां कमिटमेंट देश के प्रति नहीं रहेगा, एक सीमा के बाद वहां पर विद्रोह होना है। 92 के बम विस्फोट हुए थे, दाऊद इब्राहिम उसमें लिप्त था, और अपराधियों में भी दो गुट हो गया, माफियाओं में भी दो गुट हो गया। एक छोटा राजन का गिरोह हो गया जिसने कहा कि नहीं, भारत के साथ जो अगर विद्रोह करेगा तो उसके साथ हम नहीं रहेंगे। तो दाऊद का गिरोह अलग हो गया और जो छोटा राजन का गिरोह अलग हो गया। तो जब माफियाओं में, अपराधियों में भी इस तरह की भावना हो सकती है, तो एक पॉलिटिशियन के अंदर क्यों नहीं? वो तो समाज का विज्ञानी होता है, उसको पता होता है कि हमको कैसे कंट्रीब्यूट करना है। एक गैंगस्टर से कंपेयर कर दिया। नहीं, गैंगस्टर की जब वहां पर इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं, राष्ट्र की जब बात आती है, देश की बात आती है, देश की रक्षा की बात आती है, उसके संप्रभुता की बात आती है, उसकी आर्थिक सुरक्षा की बात आती है, और विपक्ष में रहा हुआ नेता उसकी सच्चाई को जानता है, उस पार्टी के मैकेनिज्म को जानता है, उसके आर्थिक स्रोत को जानता है, उसके भ्रष्टाचार को जानता है, और सबको जानने के बाद उस पीड़ा से वो गुजरता है जिसका वो भागी रहता है, और उसके बाद वो अपना विचार बदलता है, बदल करके भारतीय जनता पार्टी के विचारों को स्वीकार करता है और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को स्वीकार करता है। यहां नहीं कि यहां पर आकर हायरार्की चलने लगी कि जो एक आम कार्यकर्ता है वैसे वो भी है, और जो जिसकी जो क्षमता होती है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी उसका उपयोग करना जानती है। वैसे ही कहा, आप देखिए, एक चुनाव होता है, हमारे मुख्यमंत्री सामान्य कार्यकर्ता की तरह घूमते हैं, हमारे अमित शाह जी घर घर जाकर के कंपेनिंग करते हैं। क्या अन्य पार्टियों में है इस तरह से? वो तो राजा की तरह अपने घर में बैठे रहते हैं, ट्विटर ट्विटर खेलते हैं और सोचते हैं कि मगरमच्छ की तरह बैठे रहे और सत्ता हाथ में आ जाएगी, और फिर उसके बाद खुला खेल मुरादाबादी शुरू हो जाता है। और मिश्रा जी, अपोजिशन का और क्रिटिसाइज करना हमारी गवर्नमेंट को, ये तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा पता कैसे चलेगा कि कुछ गलत भी हुआ है। मैं आपके अगेंस्ट है, आपने कुछ गलत किया, मैं बोलूँ ही नहीं कि आपने गलत किया, आपको कहाँ पता चलेगा? आपने तो कर दिया, और दूसरे को भी नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो भी नहीं बोलेगा, चुप रह बैठे। ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल की जो पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, हमने तो गलत ही बोल दिया। या हम किसी पार्टी के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में बात कर ले तो हम क्रिटिसाइज हमें करने लगते हैं कि वे तो एंटी नेशनल है, ये तो हिंदुस्तान के साथ नहीं है। नहीं, इसको इस कंटेस्ट में आपको देखने की जरूरत है कि भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सनातन की व्यवस्था है। दुनिया के दूसरे देश लोकतंत्र को बाद में पढ़े होंगे, यहां पर तर्कशास्त्र, तर्क मीमांसा रहा है। यहां पर शास्त्रार्थ से अमृत निकले हैं, शास्त्रार्थ से वेद की ऋचाएं निकली हैं। गार्गी, अपाला, स्वधा, सुधा, ये उस तरह की स्त्रियां हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ किया है, और उनके बोले हुए ऋचाएं जो वो वेदों में उद्धृत हैं। तो यहां पर बोलने की स्वतंत्रता, किसी के विचारों के खंडन करने की स्वतंत्रता अमृत को प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। लेकिन वर्तमान की अगर हम स्थिति देखें तो आप देखिए विपक्ष की भाषा क्या है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके पक्ष में कौन खड़े होते हैं? राहुल गांधी खड़े होते हैं, केजरीवाल खड़े होते हैं, अखिलेश यादव खड़े होते हैं, राजद के तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, ममता बनर्जी खड़ी होती हैं, स्टालिन कहते हैं वहां से कि सनातन को जला के खत्म कर देना चाहिए। तो क्या ये क्रिटिसिज्म है?
इसको क्रिटिसिज्म की श्रेणी में आप रखेंगे? जहां पर भारत के टुकड़े करने की बात हो और वहां पर अगर हम विरोध करें कि ये गद्दार हैं, ये देश के द्रोही हैं, ये भारत के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, तो इसको लोकतंत्र का बुलेट प्रूफ पहना करके छोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, लेकिन हम किसी के अभिव्यक्ति की आजादी पर, स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं लगा रहे। वो बोल सकता है। क्या क्या नहीं बोला गया? प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या नहीं बोला गया? कौन नहीं बोला? आज मीडिया जितनी स्वतंत्र है, क्या इंदिरा जी के समय में स्वतंत्र थी? किशोर कुमार जी के एक गाने की वजह से उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया, तमाम लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, पत्रकारों को, वकीलों को, समाज के किस वर्ग के लोगों को नहीं बंद किया गया? तो तानाशाही तो कोई उनसे सीखे। आज जितनी स्वतंत्रता है, एक कन्हैया कुमार राजनीति करता है, कभी कम्युनिस्ट पार्टी में रहा, कभी कांग्रेस में आके राजनीति कर रहा है। तो ये लोग भारत के टुकड़े की कीमत पर इस देश की को राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं सोरोस जैसे लोगों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों की कठपुतली के रूप में इस देश में काम कर रहे हैं। तो इनका पटाक्षेप तो हम करेंगे, इनको गद्दार कहेंगे, इनको देशद्रोही कहेंगे। और यही वजह है कि आप देखिए, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही विचारधारा के कारण कांग्रेस आज 35 साल से ऊपर हो गया, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। और ये सारे जो चांडाल चौकड़ी दिख रही है, ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो वापस आ नहीं पा रहे हैं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी सुधार की आवश्यकता जगह जगह पड़ती है, हम संपूर्ण नहीं है, लेकिन जनता को पता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो ये तो देश को ही नहीं बचने देंगे। इसलिए किसी भी हालत में इनको मत आने दो। हमारे अच्छे कामों का तो महत्व होता ही है जनता के अंदर में, लेकिन विपक्ष के आने का भय भी उतना ही बड़ा होता है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मिश्रा जी, जैसे अभी आपने बताया, क्रिटिसाइज करने का हक तो सबको ही है। एक हास्य कवि हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नहीं काफी लोग रहे हैं जो पॉलिटिशियंस पे काफी ज्यादा, ठाकरे साहब को तो मैं बहुत खुल के नाम ले सकता हूँ, ठाकरे साहब तो हमारे कॉमिक बनाते थे और वो बहुत ज्यादा उनकी जो है लोग सुनते भी थे, देखते भी थे, और बहुत अच्छा उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा होता था। ऐसे ही बहुत कवि हैं। अब तो खैर कॉमेडियन जो हैं, ये लोग अपने अपने शोज कर रहे हैं। एक समय रहना, आपको पता ही है, केस हुआ, ठीक है, जो बात बोली गई गलत है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरीके से कविता या जैसे वो बोल सकते हैं वैसे वो करते हैं। पॉलिटिशियंस के थ्रू उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है क्योंकि पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ कह दिया। कहाँ तक सही है? देखिए, क्रिटिसाइज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप नफरत से प्रेरित होकर के किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो जो आपके शब्द होते हैं, जो आपकी भाषा होती है, उसमें लार्जर मास जो है उसकी भावनाएं आहत होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए किसी को भी, और क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। अगर आप नफरत की भाषा बोलेंगे तो आपको जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। तो ये चाहे कवि हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी व्यक्ति हो। अब मध्य प्रदेश का एक ब्यूरोक्रेट ब्राह्मण की लड़कियों से हमारे लड़के का शादी कर दो, इस तरह की बात बोलता है, तो क्या ये स्वीकार करने योग्य है? स्टालिन कहता है कि सनातन के संहार करने का समय आ गया है, तो क्या ये स्वीकार करने योग्य है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है। अब समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता राजकुमार भाटी अभी पूरे ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से कर दिया, और आप बताइए क्या स्वस्थ समाज में स्वीकार करने योग्य है? अब वो बोलेगा मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, अब माफी मांगता फिर रहा है। आप गंदगी कर दीजिए किसी सर के ऊपर और उसके बाद माफी मांगिए कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने गलती से आपके ऊपर गंदगी फेंक दी है। ये क्या, वो तो दंड का पात्र है, उसको तो दंड मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को सिर्फ इस नाम पर छूट नहीं देना चाहिए कि ये कवि हैं या सेलिब्रिटी हैं, ये जो बोल देंगे स्वीकार्य होगा। ऐसे लोगों के, एक लड़का पॉडकास्ट करता था, माता और पुत्र के संबंध को किस तरह से कलंकित किया उसने। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उसको कम से कम 10 साल दंड भुगतना चाहिए। जो देश संस्कारों पर पला बढ़ा हो, जिस देश में कभी कानून तो अमेंडमेंट होते हैं ना, संविधान तो बदले भी जा सकते हैं, इंसान ही बनाता है, लेकिन जो संस्कार होते हैं वही उस देश की मुख्य धारा होती है, वही सींचते हैं, उसी में आबद्ध रहता है। आज पिता और माता के प्रति हमारा जो आदर है, हमारे उनके चरणों में जो हमारा सिर झुकता है, ये संस्कारों के कारण झुकता है। आज हम अपने संस्कारों के कारण ही अपने पिता और पुत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देती हैं। हम उस संस्कार के नहीं कि अपने पिता की गर्दन काट करके, अपने बड़े भाई की गर्दन काट करके सत्ता हासिल कर लें दारा शिकोह की तरह। हम उस संस्कारों के नहीं है। तो जब उन संस्कारों के विरुद्ध जाकर के अगर कोई इस तरह की बात करता है जिसमें बहुतायत में समाज, क्या कोई एक व्यक्ति भी अगर आहत हो, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, उसको छूट नहीं मिलना चाहिए। होता क्या है ना कि भारत में
कह के निकल जाने का एक आदत सा बन गया था। कुछ भी बोल दो, कोई कुछ करने वाला नहीं, विस्फोट हो रहे हैं, होता रहे, 4 लोग मरे, 10 लोग मरे, 20 लोग मरे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब पुलवामा होता है तो सिंदूर भी होता है, अब उरी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है। बदला हुआ भारत है, अब जवाब देना जानता है। इसलिए अब भारत के अंदर भी लोग सुधर जाएं, उसी में भलाई है। जो मनमाने तरीके से अपने खुद के नफरत को, निजी नफरत को थोपने का प्रयास करते हैं भारत की जनता के ऊपर, वो स्वीकार्य नहीं है, चाहे किसी वर्ग का कोई। तो आपने अभी बताया कि पॉडकास्ट की आपने बात करी, हमने ऑनलाइन हम बात कर ही रहे थे। तो अभी जो जर्नलिज्म है, वो मीडिया जो जर्नलिज्म कर रही है या जो चीज़ें दिखाती है, उससे जो जनता है हमारी, कॉकरोचेज हैं, वो तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो इन्होंने अपना ही एक यूट्यूब पे अकाउंट्स बना बना के जर्नलिज्म करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा कि सोशल मीडिया वॉर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या मिनिस्टर्स के बीच में या किसी मुद्दे पे, वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जिसका जो असर है वो आम जनता पे भी पड़ता है और दिखता भी है, और पॉलिटिकल पार्टी पे भी पड़ता है। जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो नई आई है, इसका ट्विटर हैंडल जो है इंडिया में बैन कर दिया गया है। वो बैन कोई छोटा आदमी नहीं करवा सकता, वो कहीं ना कहीं ऊपर से हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी ने कराया या आम आदमी ने कराया या किसने कराया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। मेरा कहना है उसको इंडिया में बैन किया गया, ज़रूरत तो नहीं थी कराने की। और उसके इंस्टाग्राम पे देखें 20 मिलियन लोगों से फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक अभी आप देखें तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसको एक्सेप्ट किया गया है, लोग उसे मान रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, और हमारी सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है। उसका अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और मेरे हिसाब से तो बीजेपी जब सत्ता में आई, सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक उसके अंदर पार्ट रहा है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया आप हेड रह चुके हैं या हैं अभी भी। जी, अभी भी हैं आप सोशल मीडिया हेड बीजेपी के। तो इस पे बताइए, सोशल मीडिया बीजेपी पॉलिटिक्स के अंदर सोशल मीडिया इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है? हाँ देखिए, आज पत्रकारिता समाचार पत्रों या कुछ टीवी चैनलों तक सीमित नहीं रह गई है। आज हर व्यक्ति अपने आप में सेलिब्रिटी है, हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार है, हर व्यक्ति की जो सृजनात्मक क्षमता है वो दुनिया के सामने सेकंडों में वो चली जाती है, और लोग उसको पसंद भी करते हैं। जिसको जिस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है वो उसको देखता भी है, और इसने एक कारोबार भी खड़ा किया। और कारोबार के साथ साथ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर भी सोशल मीडिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह आवश्यक है कि हमारे देश की एजेंसीज पैनी निगाह रखें कि सोशल मीडिया पे अगर कोई विषय, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से विकसित हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड हो, अप्रत्याशित हो, जिसकी संभावना ऑर्गेनिक न लग रही हो, इनऑर्गेनिक लग रही हो, तो निश्चित रूप से उसको जांच के कटघरे में लेना चाहिए। बहुत तेजी से अगर कोई चीज फैल रही है, अब जैसे आप देखिए हाथरस में घटना हुई थी, तो हाथरस की घटना के बाद पाकिस्तान और टर्की से सोशल मीडिया के हैंडल्स चलाए जा रहे थे, यहाँ के नैरेटिव, यहाँ के परसेप्शन को बदलने के लिए, प्रभावित करने के लिए, हिंसा पैदा करने के लिए। हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी हम विदेशी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो सुविधाजनक है और उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप चाइना में देखिए, रशिया में देखिए, कुछ और भी देश हैं जो प्रतिबंधित कर रखे हैं, उनका अपना सोशल मीडिया है, उस पर वो काम करते हैं। लेकिन भारत बहुत वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, और भारत में इस तरह की घटनाएं फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सोशल मीडिया का उपयोग करके या दुरुपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अंततः आपको बताएं कि एक आंशिक रूप से प्रभाव जरूर पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने तो सोशल मीडिया पे बाकायदे फेक वीडियो बना करके प्रसारित किया। हमारे प्रधान अमित शाह जी का क्लिप डॉक्टरेट करके उसको डॉक्टर करके उसको बना करके प्रसारित किया 2024 के चुनाव में, और उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव भी पड़ा। तो आम जनता देखती है तो उसके प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों पड़ते हैं। तो इस तरह की संभावना। लेकिन हाँ, आज अगर खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा उनकी पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगा करके जनता को बरगलाने की कोशिश की, तो आज वो कटघरे में भी खड़ा है, बंद होकर के गया। तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई इनके ऊपर होगी, तो ऐसे लोग राइट टाइम हो जाएंगे, मुझे लगता है। तो मिश्रा जी, मैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
क्योंकि आप बनारस से भी हैं, और तो यूपी की पॉलिटिक्स पे आपकी काफ़ी ज़्यादा नज़र रही है, और इससे पहले आप किसान मोर्चा में थे, अभी भी हैं, अभी भी अभी हैं, भी हैं। और इतना आपने समय दिया है यूपी में, यूपी पॉलिटिक्स को। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2029 के इलेक्शन के बाद आप यूपी का सीएम कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है ना, उसको समझने की जरूरत है। एक बहुत विराट कार्यकर्ताओं का समागम है भारतीय जनता पार्टी, और बहुत क्षमतावान, एक से एक मूर्धन्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, जो बड़े क्षमतावान भी हैं। लेकिन जब इस तरह के चुनाव होते हैं, जैसे किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो, तो उनको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और बहुत मंथन होता है। उसमें ऐसा भी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा नाम हो जिसको सारे लोग जान रहे हों, हाँ, और उसको ले आकर के उसको बनाना मजबूरी ही हो जाए। जैसे हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लोग जान पाए कि हाँ, नितिन नवीन जी कोई कार्यकर्ता हैं जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उसको पहले नहीं कोई जानता था। जब खट्टर साहब सीएम बने तो कोई नहीं जानता था उनको। जब भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने कोई नहीं जानता था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने कोई नहीं जानता था। हाँ, वहीं आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे ये पूरा देश जानता है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे जीतने के बाद, ये पूरा देश जानता है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा देश जानता है। तो देखिए, पैटर्न समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पद को चलाने का के सक्षम और योग्य व्यक्तित्व की कोई कमी नहीं है, और उस समय पार्टी मंथन करके ये तय कर लेती है कि यहां पर किसको लाना है। किसी व्यक्ति के प्रति बाध्यता नहीं होती। शिवराज जी चौहान मध्य प्रदेश में इतनी लंबी सेवा देने के बाद, मध्य प्रदेश के जनता के आंख के तारे, जिनके नाम पर, जिनके चेहरे पर वहां की जनता अपना भर भर के आशीर्वाद दी, आवश्यकता पड़ा तो वो केंद्र में आज अपनी भूमिका दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक सीट पे आप बैठ गए तो उसी सीट पे चिपके रहेंगे, या उस सीट पर कोई फलाना व्यक्ति के बारे में लोग सोच रहे हैं तो वही व्यक्ति बैठेगा। ऐसा नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पार्टी निर्णय लेती है, अपना पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्टी का इंटरनल एक सिस्टम होता है, संघ की भी विचारधारा, उनका भी विचार लिया जाता है, तो उसके बाद ये सब चीजें तय होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं है। अभी वर्तमान में एक नरेशन बनाया जाता है, मीडिया में भी चलता है, योगी जी अगले प्रधानमंत्री, और अपना अपना लोगों का परसेप्शन है। तो मुझे लगता है कि इसको रोकना भी नहीं चाहिए और इसको सहज स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी के बारे में परसेप्शन बन रहा है तो उससे बहुत कुछ ब्लिंक्स भी मिलते हैं। आम जनता की भी बात करी जाए तो उस टाइम योगी जी को जितने लोग पसंद करते हैं, आम जनता भी चाहती है कि अगले प्रधानमंत्री वो बने। बाकी जो भी डिसीजन होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी। हाँ, लेकिन देखिए, परिस्थितियां क्या भविष्य में होंगी उसके बारे में आज किसी भी प्रकार से उस पर टिप्पणी कर देना वो उचित नहीं है। अभी तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता विश्व में सर्वाधिक है, और ये भारत का भी सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सौभाग्य है जो ऐसा नेता मिला है। और मुझे लगता है कि उनकी छत्रछाया में हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री अभी सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, और जब ऐसी आवश्यकता होगी तो देश और पार्टी स्वयं तय कर लेगी। तो मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत चीज़ें पता लगी। आगे फ्यूचर में एक आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आप दोबारा आइएगा और जो उस टाइम पे मुद्दे होंगे उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद दीपक जी, और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आपका पॉडकास्ट दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, फ्लरिश हो, और जनता तक इसी तरह सकारात्मक मुद्दों को आप पहुंचाएं। और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।